नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है भारत के संवैधानिक विकास का पार्ट 1 में डाल चुका हूँ और पार्ट 2 का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वीडियोस देखिए। तो मैं आपको अधिक समय खराब ना करते इसे टॉपिक पे आते हैं कि हमारा टॉपिक क्या। टॉपिक ये है कि हम ना बात कर रहे थे संवैधानिक विकास की, कि कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ, संविधान कैसे शुरू हुआ। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो था, ठीक है, उससे। तो दरअसल ऐसा था कि इससे पहले तक कंपनी का शासन चल रहा था भारत देश के ऊपर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शासन कर रही थी और उसका शासन सही चलता रहे उसके लिए जो इंग्लैंड की संसद थी उसने अधिक अलग अलग तरह के अधिनियम बनाए और उस कंपनी के ऊपर लागू किए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया है ना, और कई तरह के मेंबरशिप बनाए ताकि वो लोग उसके ऊपर नियंत्रण रख सकें। लेकिन एक समय पे आके ऐसा हुआ कि जब 1857 की क्रांति हो गई, आप उसे 1857 का संग्राम कह लीजिए, पहला स्वतंत्रता संग्राम कह लीजिए, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है मतलब। तो इंग्लैंड को पता लग गया कि जितना भी कुछ कार्य भारत में चल रहा है वो कंपनी के वश में नहीं है। इसीलिए उसने क्या काम किया कि एक अधिनियम बनाया जिसको बोला गया 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसके अंतर्गत हुआ ऐसा कि जो कंपनी के हाथ में शासन चल रहा था वो शासन सीधा क्राउन के अंतर्गत चला गया। महारानी विक्टोरिया उस वक्त शासन कर रही थी, तो उन्होंने सारा का सारा जो महारानी का क्राउन था उसके अंडर चला गया कंपनी का शासन और कंपनी से सारी चीजें ले ली गई। अब जो शासन करेगी भारत के ऊपर वो इंग्लैंड करेगी अप्रत्यक्ष रूप से, वहीं से सीधे सीधे जो भी कोई उत्तरदायित्व होगा इंग्लैंड का होगा भारत सरकार के प्रति, भारत के लिए। तो इसमें क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं यहाँ पे क्या कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और क्राउन के अंतर्गत चला गया। कहने का मतलब महारानी विक्टोरिया अब भारत की साम्राज्ञी हो गई थी। जिस तरह से अभी तक कंपनी शासन चला रही थी उससे सारे अधिकार छीन ले गया। अब वह केवल एक कंपनी मात्र थी और कुछ नहीं। दूसरा क्या है कि भारत सचिव के पद का सृजन हुआ। दरअसल अगर आपने याद हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताया था, दूसरा बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बताया था। इस तरह के मेंबर्स थे जो कंपनी के ऊपर अनुशासन प्रक्रिया को बंधित मतलब बना के रखते थे। कंपनी किस तरह से अनुशासन में रहेगी, कंपनी के कार्यों के ऊपर नजर रखते थे। तो उसके लिए दो चीजें बनाई थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये लोग तो खत्म हो गए और एक नया पद सृजित हो गया जिसको कहा गया भारत सचिव। अब भारत सचिव क्या कार्य करता था? तो जो इंग्लैंड की संसद होती थी उसके अंदर एक अधिकारी होता था जिसे भारत सचिव का पद दिया जाता था और भारत के अंदर होने वाले जितने भी कार्य होते थे उनकी सारा हिसाब किताब, सबका लेखा जोखा, सबका हेड जो होता था वो भारत सचिव होता था, जो कि इंग्लैंड में ही बैठा करता था, इंग्लैंड की संसद में, ना कि भारत में। तो भारत में कार्य कर रहे थे यहाँ के, जैसे पहले थे गवर्नर आए, गवर्नर जनरल आए और उसके बाद जो है फिर भारत का गवर्नर जनरल आया, है ना। तो उसके बाद फिर जब भारत गवर्नर जनरल आ गया उसके बाद वायसराय बनाए गए। तो वायसराय जो बनाए गए वो इसी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए जो 1858 का था। मैं भी आपको बताऊंगा आगे से में क्या क्या हुआ। तो सचिव वहां बैठता था और यहाँ जो शासन देखता था वो उसका प्रतिनिधि देखता था। सही है। कैसे कि दूसरा क्या हुआ कि भारत परिषद की स्थापना हुई। अब यहाँ पे ना एक भारत परिषद बनाई गई, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इस तरह से परिषद बनाई जिसको बोला गया भारत परिषद। और भारत परिषद की जब स्थापना से 15 सदस्य रखे गए एक परिषद के अंतर्गत, भारत परिषद में। उसके बाद भारत सचिव ऑफिस का व्यय भारत पर होम चार्जेस के रूप में लाद दिया गया। किस तरह से? जो भारत सचिव होता था, जो इंग्लैंड में बैठता था, उसका एक ऑफिस होता था जिसके अंदर एम्प्लॉय होते थे और वो कार्य करते थे भारत के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो भारत सचिव है ये पूरा का पूरा कार्य केवल भारत के लिए करता है, तो इसलिए जितना भी व्यय इसका खर्च ऑफिस का आएगा वो सारा का सारा व्यय भारत के राजस्व से उगाया जाएगा, भारत के राजस्व से लिया जाएगा, भारत के राजस्व के ऊपर देय होगा। तो इसलिए भारत सचिव का जो ऑफिस होता था उसका सरचार्ज, उसका जो भी खर्चा आता था वो लिया जाता था भारत के राजकोष से। और किस नाम से लिया जाता था? तो होम चार्जेस कहा गया उसे। उस जो ऑफिस का व्यय था उसे कहा गया होम चार्जेस। तो होम चार्जेस के रूप में भारत सचिव के से जो है लिया जाता था पूरा का पूरा खर्चा उस भारत सचिव के ऑफिस का, भारत सरकार से। सही है। अगला क्या कि वायसराय के पद का सृजन हुआ। दरअसल हुआ ऐसा कि जैसे मैंने आपको बताया गया पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ, उसके बाद हुआ वायसराय। तो 1858 के अंतर्गत एक पद का सृजन हुआ जिसे वायसराय कहा गया। वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। सही है।
तो राजा का जो प्रतिनिधि होता था, दरअसल लॉर्ड कैनिंग ऐसे पहले वो थे जिन्हें वायसराय बनने का मौका मिला, क्योंकि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति हुई, उस वक्त लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के, इसीलिए इन्हें ही प्रोन्नत करके इन्हें ही भारत का वायसराय बनाया गया। तो सवाल आता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। सही है। इसके अंदर मुख्य मुख्य 5 पॉइंट हैं, विशेष हैं, सवाल बहुत सारे जगहों से नहीं आते हैं, गिने चुने आते हैं, इसलिए मैंने पूरे के पूरे अधिनियम से कुछ गिने चुने क्वेश्चंस निकाले हैं जो ये निकले हैं अभी। ठीक है ना, ये 5 क्वेश्चन है, इनसे सवाल सबसे ज्यादा आता है, यही सवाल पूछे जाते हैं मैक्सिमम। क्या कि कंपनी का शासन क्राउन के अंतर्गत कब आया? तो 1858 के अधिनियम के तहत। भारत सचिव के पद का सृजन कब हुआ? तो 1858 के अधिनियम के तहत। या फिर 1800 दूसरा पूछ जाएगा भारत परिषद की सदस्य स्थापना कब हुई? तो ये भी इसी के अंतर्गत हुई, इसमें 15 सदस्य थे। भारत सचिव ऑफिस का व्यय जो भारत भर था उसे किस नाम से जान गया? तो होम चार्जेस कहते थे उसे, दूसरा 1858 में। बाकी ये सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि पूछेगा कि होम चार्जेस कहते थे या क्या कहते थे। ठीक है ना। उसके बाद बात करें वायसराय के, सवाल आगे ये जरूर आ सकता है कि वायसराय के पद का सृजन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत वायसराय पद का सृजन हुआ। उसके बाद आया अगला अधिनियम 1861 का। ये समझ लीजिए 58 के बस 3 साल बाद ही एक और अधिनियम बना दिया गया। इसमें अगर कुछ कमियां रह गई तो उन्हें पूरा करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। अब इसमें क्या गया? तो परिषद में विधि अधिकारी नियुक्त किया गया, तो 5 सदस्य प्लस 1 वायसराय। अब आप मेरे को याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि पहले जो था परिषद में 4 सदस्य थे, उसके बाद फिर 3 कर दिए गए, फिर दोबारा से 4 कर दिए गए। ऐसे ही यहाँ पे आते आते 5 सदस्य हो गए, जिसमें 1 विधि अधिकारी, 4 सदस्य अलग और 1 था वायसराय, यानी कि 6 सदस्य हो गए। अब किसमें? परिषद में। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 4 सदस्य थे जिसमें 2 अलग होते थे, उनसे मतलब जो है वोटिंग का अधिकार होता था। 3 में ऐसा था, 3 में 3 सदस्य थे, चौथा होता था उस समय गवर्नर जनरल। 4 सदस्य में 3 सदस्य 1 होते थे, चौथा विधि अधिकारी होता था और 1 होता था गवर्नर जनरल, है ना। यहाँ पे क्या है? 5 सदस्य में 4 सदस्य अलग हैं, 1 विधि अधिकारी है और 1 गवर्नर जनरल है। तो इसलिए तो परिषद में 6 लोग हो गए, 5 अलग सदस्य और 1 गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे ये भी हुआ। दूसरा क्या हुआ? जो विधानसभा है ना हमारी, जो हमारा सदन है, सवाल आता है कि जो सदन है या भारत के अंदर जो है संसद की जो स्थापना का श्रेय जाता है वो कौन से अधिनियम को जाता है? तो 1861 का अधिनियम को जाता है। तो विधानसभा का सृजन हुआ इसके अंतर्गत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि 1861 के अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा का सृजन हुआ। दूसरा क्या है कि वायसराय की जो परिषद हुआ करती थी उन्हें एक अधिकार मिला सदस्यों के मनोनयन का। जैसे हमें बात करें तो हमारे यहाँ पे 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, है ना। उच्च सदन में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, है ना। निम्न सदन में 2 सदस्य मनोनीत करता है। इसी तरह से यहाँ पे वायसराय को कम से कम 6 सदस्य मनोनीत कर सकता था, कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया, और मैक्सिमम 12 सदस्य मनोनीत कर सकता था, 12 से ज्यादा नहीं कर सकता था। तो मनोनयन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी यहीं से शुरू हुआ 1861 के अधिनियम से। मतलब वायसराय के परिषद में कम से कम 6 सदस्य और अधिक से अधिक 12 सदस्यों को चुन सकता था वायसराय अपने कार्य के लिए। ठीक है। दूसरा क्या? अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। किसी विशेष परिस्थिति में भारत में अगर भारत सरकार के लिए कोई अध्यादेश जारी करना है वायसराय को, तो 1861 के अधिनियम के तहत उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दे दिया गया। तो जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसकी जो शुरुआत होती है ना वो यहां से होती है। कहां से? 1861 का अधिनियम। मैंने भी, आप पीछे मेरी वीडियो देखिएगा, मैंने 1 2 3 है ना सेक्शन बताया, एलएलबी के लिए एक पोस्ट की थी वीडियो, उसमें मैंने ना अनुच्छेद 123 के बारे में बताया जो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, उसे विस्तार से बताया। मैंने, आप प्लीज उसमें देखिएगा जरा क्या स्थिति है। ठीक है। तो ये बताया मैंने, ये है कि राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी की शक्ति आज मिली है ना वो यहां से शुरू की गई थी 1861 के अधिनियम से। अगला क्या है? अब आया 1892 का अधिनियम। इसमें क्या था कि इसमें परिषद में कम से कम 10 सदस्यों का मनोनयन हो सकता था और अधिक से अधिक 16 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था उस समय का जो भारत का वायसराय होता था। इसका जो है इसका भी सृजन हुआ इस कार्य का। दूसरा क्या है कि उस समय जो होती थी केंद्रीय वित्त परिषद जो होती थी, तो केंद्रीय वित्त परिषद में ये होता था कि भारत में के जो लोग थे उन्हें अधिकार दे दिया गया वित्त परिषद में कि वो चुन के जाते थे। दूसरी बात क्या था? उन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। जब भी भारत का बजट पेश होता था
तो वो लोग वोट तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके ऊपर बहस कर सकते थे कि आप इतना पैसा दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, कम दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, ज्यादा क्यों नहीं दे रहे हो। हाँ, उन्हें बजट के ऊपर प्रश्न पूछने का अधिकार था, वो प्रश्न पूछ सकते थे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये जो था ना, बजट में बहस करने का अधिकार और प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 का अधिनियम था, इसके अंतर्गत दिया गया। दूसरा क्या है कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी, जो चुनाव था, वो शुरू हुआ 1892 का अधिनियम के अंतर्गत। ये भी सार्व हो जाता है कि निर्वाचन प्रक्रिया जो थी वो किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू हुई। तो 1892 का जो अधिनियम था, इसके अंतर्गत निर्वाचन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी। अब है ये 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। अब ये मार्ले मिंटो सुधार क्या है? इसको कहा जाता है 1909 का भारत सरकार अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार। इसके दो नाम हैं। ऐसा क्यों है? जो मार्ले थे ना, वो भारत के सचिव हुआ करते थे उस वक्त, जो इंग्लैंड में बैठा करते थे। जो भारतीय सचिव का ऑफिस था वो इंग्लैंड में था, और जो भारत के सचिव हुआ करते थे उस वक्त वो थे मार्ले, और जो भारत में वायसराय थे वो थे मिंटो। तो इस कारण से इसको जो नाम दिया गया वो दिया गया मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो मार्ले सचिव हुए और मिंटो हुए उस समय यहाँ के वायसराय। तो इन दोनों ने हिसाब किताब लगा के जो एक अधिनियम बनाया भारत सरकार के लिए, जो कि 1909 में बनाया गया, या 1909 का भारत सरकार अधिनियम जो था, उसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सवाल पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस और नाम से जाना जाता है? तो 1909 का भारत सरकार अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या किया इन्होंने सबसे पहला कार्य किया कि विधानमंडल के आकार व शक्तियों में वृद्धि की। समझा? जो विधानमंडल था उसका आकार बढ़ाया, उसकी शक्तियां बनाई, उसके अधिकार क्षेत्र बढ़ाए कि इसके अंतर्गत जो लोग नियुक्त होते थे उन्हें अधिक अधिकार दिए जा सकें और वो पूर्ण रूप से भारत पर शासन कर सके। दरअसल एक बात आराम से समझ लीजिए, अंग्रेजों का कोई ऐसा बिल्कुल ध्येय नहीं था कि वो भारत के लिए कुछ करना चाहते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि वो भारत के लिए बने रहें कि हम अच्छे हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि उन्हें जितना हो सके अधिक से अधिक धन लूट सकें भारत से, और इंग्लैंड को अधिक से अधिक पैसा पहुंचा सके, राजस्व पहुंचा सके, ताकि वहां की अर्थव्यवस्था बनी रहे। यहाँ की बेशक बिगड़ जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आप लोगों को अधिकार तो दिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। आप लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ अपने इतने सारे अधिकार दे दिए, इतने सारे सुधार आ गए, तो इतने सारे सुधार जो कुछ किए, जितने नियम बनाए ना, उन्होंने अपना शासन चलाने के लिए बनाए थे। क्योंकि उनका एकमात्र ये सोचना था कि हम कभी भी भारत देश को छोड़ करके नहीं जाएंगे, भारत देश के ऊपर हमारा सदा राज रहेगा, हम सदा इसी के ऊपर शासन करते रहेंगे। अतः उस शासन को चलाने के लिए जो जो अधिनियम बनाने चाहिए वो सारे अधिनियम उन्होंने बनाए थे अपने स्वार्थ के लिए, ना कि आप लोगों को विशेष योगदान दिया। ठीक है ना? मतलब आप लोगों को कोई विशेष प्रयोजन नहीं था कि आप लोगों को कोई विशेष व्यवस्था देनी थी या आपको सरकार बना के दे रहे थे, वो ऐसा नहीं है। वो तो अलग बात है कि देश जागा, जागरूक हुआ, उन्होंने ये अपनी मांगे रखी। समझा? दूसरा क्या हुआ कि सार्वजनिक मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। जो जैसे यहां केंद्रीय वित्त परिषद थी, तो केंद्रीय वित्त परिषद में जब बजट पेश होता था तो बजट पे इफ बट कर सकते थे और उस पर प्रश्न पूछ सकते थे। तो अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे एक अधिकार और दे दिया गया कि सार्वजनिक मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार। इसका कारण क्या था कि जो निर्वाचन होके आए थे, जो लोग उस सदन में बैठ रहे थे केंद्रीय परिषद में, वो लोग चुन के आए थे, तो उन्हें अपने क्षेत्र से पता था क्या परेशानियां चल रही हैं। तो वो जो प्रश्न पूछते थे उन परेशानियों से संबंधित पूछते थे। तो इस कारण से अंग्रेज ये अंदाजा लगाते थे कि हमें अपनी शक्तियों में या अपनी व्यवस्थाओं में क्या सुधार लाना चाहिए, ताकि हम यहाँ पर जो शासन कर रहे हैं वो सुचारू रूप से और सही चलता रहे और किसी प्रकार का द्रोह ना हो। क्योंकि 1857 की क्रांति से सबक ले चुके थे कि अगर गलती हुई तो ये देश छूट सकता है हाथ से, क्योंकि ये लोग ताकतवर। दरअसल समझ लीजिए, शिक्षा का प्रसार हो गया था और वो लोग सीख गए थे, भारत देश सीख गया था, जागरूक हुआ, उसे पता था कि हम गुलाम हैं, हमें किसी भी तरह से आजादी चाहिए। इसके लिए दुनिया भर के कार्य भी चल रहे थे। उसी बीच में वो शासन चलाने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें लाई, ताकि इस तरह का कोई दूसरी घटना ना हो सके और वो अपना शासन सुचारू रूप से चला सके। दूसरा, यहां पे इन्होंने एक काम और किया कि जो हिंदू मुस्लिम बांटने का जो काम था वो भी उन्होंने इसी के थ्रू किया। यही अधिनियम था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार।
उन्हें ये पता था फूट डालो राज करो। पूछते हैं ना कि अंग्रेज किस तरह से राज कर गए, तो फूट डालो राज करो वह जो नीति थी उसकी शुरुआत की उन्होंने यहां से कर दी कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया और निर्वाचन के आधार पर आरक्षित कर दी सीटें कि इतने लोग मुस्लिम निर्वाचित, मतलब इतने लोगों के लिए सीट आरक्षित है, इतने लोग जो है मुस्लिम ही होंगे जो निर्वाचित होंगे, चुनाव लड़ेंगे। मतलब फिक्स कर दिया कि इतने % लोग इस सीट पे मुस्लिम लोग ही चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा कोई नहीं लड़ेगा। अब यहां पे इन्होंने एक फूट डाल दी, एक रास्ता दे दिया कि केवल मुस्लिमों के लिए आरक्षण कर दिया। तो इस कारण से फूट डालो राज करो वाली जो स्थिति वो यहां से उन्होंने शुरू कर दी थी। ये मिंटे मार्लो सुधार के अंतर्गत आता 1909 का भारत सरकार अधिनियम। सही है। दूसरा क्या है, अगला क्या, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जो 3 अधिनियम है 1909, 1919 और 1935, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट अधिनियम है। इन्हें किसी भी तरीके से याद रखिएगा, सर्वाधिक सवाल इन्हीं तीनों से पूछे जाते हैं। अगर आपसे बात करूं तो यूं तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा से ज्यादा वो इन्हीं तीनों से आते हैं। ठीक है। अगला क्या है कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसके अंतर्गत क्या था, दरअसल इसके अंतर्गत सेम बात है। जो मॉन्टेग्यू हैं वो इस समय भारत सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे मतलब लॉर्ड चेम्सफोर्ड वो उस वक्त भारत के वायसराय हुआ करते थे 1919 में। ठीक है ना। तो इन दोनों की सहमति से जो भारत सरकार अधिनियम बना या जो उन्होंने कार्य किया उसे 1919 का भारत सरकार अधिनियम या अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। आगे क्या हुआ कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। समझ आया सवाल। संसद में 2 सदन है आज भी, उच्च सदन और निम्न सदन। तो ये जो केंद्र की व्यवस्था थी उच्च सदन और निम्न सदन की वो की गई थी इसी के अंतर्गत 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार, ताकि शासन को अलग अलग तरीके से बांट करके सुचारू रूप से सही से चलाया जा सके। सही है। तो यहाँ पे उच्च सदन बनाया, तो यहाँ पे व्यवस्था की क्या, एक तो उच्च सदन बनाया जिसको बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसमें 60 सदस्य हुआ करते थे उस वक्त। दूसरा एक बनाएगी केंद्रीय विधानसभा जिसे निम्न सदन कहा गया, काउंसिल ऑफ असेंबली, इसके अंतर्गत 194 सदस्य हुआ करते थे। और ये 2 सदन बनाए गए किसके अंतर्गत, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था के अंतर्गत। दूसरा क्या, प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन 1000 बार मिलेगा शब्द पूछने के लिए। द्वैध शासन, बंगाल का द्वैध शासन, समझ में आ रहा है ना। तो ये द्वैध शासन क्या था, द्वैध शासन समझिए, द्वैध शासन के अंतर्गत जो कार्य थे ना 2 विषयों में बांटा गया, एक तो आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। सही है। जो आरक्षित विषय होते थे ये देता था वायसराय अपनी परिषद को। जो वायसराय की जो सलाहकार परिषद थी जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे, मैंने आपको यहां पर बताई थी अभी कि वायसराय की एक परिषद थी जिसमें 15 सदस्य होंगे। तो उसके अंतर्गत जो 15 सदस्य, भारत परिषद की स्थापना 15 सदस्य, ये वायसराय की अपनी होती थी। दूसरा ये परिषद में विधि अधिकारी, ये वाली जो परिषद, ये जो परिषद है ना 1861 के अंतर्गत जो परिषद बनाई गई थी, इसके अंतर्गत जो लोग आते थे 5, उन सभी को दिया जाते थे आरक्षित विषय। कायदे में बात करें तो राजस्व हुआ और धन संबंधी जितने मामले होते थे ना वो सब आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे। उसके ऊपर वो कोई भी कार्य करें उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। दूसरा आगे लिखा हुआ उत्तरदायी नहीं, तो वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं थे, कोई जवाबदेह नहीं थे, कोई उनसे ये नहीं पूछ सकता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। समझ आया। दूसरा हस्तांतरित विषय, उसके बाद छोड़ करके जितने भी विषय थे वो सब के सब दिए जाते थे बाकी सभी लोगों को जो हस्तांतरित विषय हैं, यानी उससे अलग की जो परिषद थी। मतलब ये थी वायसराय की परिषद, इसका कार्य आरक्षित विषय देखना था और बाकी सारे हस्तांतरित विषय बचे कुछ लोगों को दे दिए जाते थे, चाहे उच्च सदन के थे चाहे बाकी केंद्रीय विधानसभा के थे, कोई भी थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्या, रेल है, व्यवस्था है या कोई भी है, अस्पताल है, कुछ भी है, उसकी व्यवस्था देखते थे हस्तांतरित विषय के अंतर्गत। दूसरा, ये लोग उत्तरदायी भी होते थे उस कार्य के लिए, जो कार्य इन्होंने किया है उसका जवाब भी इन्हें देना पड़ेगा, इसके लिए भी उत्तरदायी होते थे। दूसरा क्या किया गया, एक व्यवस्था शुरू की, प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। याद रखिएगा सवाल आता है कि प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया किस शासन या किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था सुधार, इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था भी की गई, ये व्यवस्था थी इसके अंतर्गत। दूसरा क्या, सांप्रदायिक चुनाव सिखों को भी, दरअसल सिखों को भी निर्वाचन में जो है उन्होंने क्या काम किया, एक आरक्षण दे दिया कि सिख भी करेंगे। दरअसल इन्होंने क्या काम किया
जितने भी लोग होते थे ना भारत देश के अंतर्गत, जो सिख थे सिखों को सिखों के आधार पर, जो ईसाई थे ईसाइयों को ईसाई के आधार पर, जो मुसलमान थे ना वो मुस्लिम के आधार पर, और जो एंग्लो इंडियन थे उन्हें इसके आधार पर। कहने का मतलब इस देश में जितनी भी जातियां थी उन सबको आरक्षण दे दिया अलग अलग, कि आप आरक्षित हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से, अपनी जाति के हिसाब से आप चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब कि वही वाली बात है कि इन्होंने भारत देश को जातियों में बांट दिया अलग अलग। यहां से शुरू किया उन्होंने फूट डालने के बाद, क्योंकि हर आदमी अपनी बात करेगा, अपने लिए लड़ेगा। सांप्रदायिक चुनाव सिखों को भी दे दिया उन्होंने, किसके अंतर्गत? ये दे दिया उन्होंने 1919 का माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसके अंतर्गत आया ये नियम, और जो कि समझ आया। अब अगला जो है वो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं, और यहां तक पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जो लिया गया, तो सबसे अधिक भाग जो लिया गया ना वो 1935 से लिया गया। दरअसल 1909, 1919, 1935 करीब करीब एक जैसे से ही है, थोड़ा सा विस्तृत है 1935, समझ रहे ना। इसके बाद हुआ ये कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण। अब अखिल भारतीय संघ का क्या मतलब है? तो अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत ऐसा था कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने यह सोचा कि जो भारत है ये राज्यों का संघ है, इसे अरेंज कर दिया जाए, एक जगह जोड़ दिया जाए, ताकि एक प्रकार की केंद्रीय सत्ता पूरे भारत देश को चला सके, अलग अलग राज्यों के साथ विशेष कार्य ना करना पड़े। जैसे यहाँ पे था ना कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, अलग अलग लोगों को काम करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने भारत को एक संघ मान लिया, राज्यों का एक ग्रुप मान लिया कि हाँ ये एक राज्यों का संघ है। तो इस कारण से इन्होंने उस संघ के निर्माण के लिए सबसे पहला कार्य किया कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण। इन्होंने भारत को एक जगह जोड़ा और एक राज्य बना करके केंद्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। देखिए अगले पॉइंट में करा है कि केंद्र स्तर पर द्वैध शासन। तो आ गया ना। अब दो सवाल आते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन, वो बंगाल वाला अलग था, यहां पर 1919 में हुआ जो विषयों के तौर पे बांट के हुआ। इसी तरह से केंद्र स्तर पर द्वैध शासन शुरू हुआ 1935 के अंतर्गत। इन्हें समझ आया कि हमें इतनी सारी व्यवस्था जो हमने 1919 में बनाई थी उसकी जरूरत नहीं है बनाने की, आप इसे 1935 में और विस्तृत करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक सब जगह लागू हो जाएगा। क्योंकि अखिल भारतीय संघ बना चुके थे भारत का, जब बना चुके थे तो अब केंद्र पर द्वैध शासन, बिल्कुल सही है, ये व्यवस्था उन्होंने लागू कर दी। कहां पे? तो सवाल आता है केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई। दूसरा क्या कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। देखिए मैंने कहा ना, भी आपको बताया था कि प्रांतों में इतनी सारी व्यवस्था करनी पड़ती थी हर प्रांत के लिए। जब अखिल भारतीय संघ बना दिया तो प्रांतों का कार्य खत्म हो गया, एक ही सरकार देख लेगी पूरा कार्य। तो इसलिए प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू कर। दूसरा क्या कर दिया कि प्रांतों को स्वायत्तता दे दी। कहने का मतलब प्रांत जो है स्वतंत्र हो गए, अपने लिए निर्णय ले सकते थे। केंद्र सरकार निर्णय देगी, उसके बाद प्रांत अपना निर्णय ले सकते थे अपने हिसाब से। तो उन्हें एक प्रकार से स्वायत्तता या स्वतंत्रता दे दी गई कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए। दूसरा क्या है कि 3 प्रकार की सूचियों का, आपको बता दूं, आप जो पढ़ते हैं 3 प्रकार की सूचियां संविधान में, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सूचियां पढ़ते हैं ना, तो वो जो सूचियों की जो स्थापना हुई ना, सृजन जो हुआ है ना, वो यहां से हुआ है। किससे? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, वो सूचियां यहां से आई हैं। तो 3 प्रकार की सूचियों का सृजन किया गया, जिसमें अलग अलग प्रकार के विषय थे, राज्य संबंधित, केंद्र संबंधित, और केंद्र और राज्य दोनों से मिले जुले सम्मिलित जो सब्जेक्ट होते थे वो, यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब जो केंद्र और राज्य दोनों के मध्यस्थ, यानी दोनों के बीच में आती थी, वो होती थी 2 प्रकार की। दूसरा, संघीय न्यायालय व बैंकों का सृजन हुआ। संघीय न्यायालय से मतलब है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में बना, वो बना किसके अंतर्गत? 1935 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब आप कहेंगे कलकत्ता का भी बना था जी, तो वो जो बना था कलकत्ता का, वो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, वो था अलग शासन अधिनियम के अंतर्गत। समझ में आया? अब जो बन रहा है वो 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत का सुप्रीम कोर्ट बन रहा है। तो ये कहां पे बना था? 1935 के अंतर्गत ये बना दिल्ली में। दूसरा, आरबीआई, यानी कि बैंकों का जो है एक संघीय बैंक बना, जिसे बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई का जो गठन हुआ वो भी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही हुआ। तो याद रखिएगा, दोनों सवाल आएंगे, संघीय न्यायालय और संघीय बैंक, यानी सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई का जो सृजन हुआ, इसका जो गठन हुआ, ये जो बने, ये कब बने? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा
इतनी सारी व्यवस्थाएं देख करके जब ये हुआ कि सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हमें सुधार लग रहे हैं उन्होंने सुधार किए थे हमारे? नहीं, ये अंग्रेजों के लिए प्रॉफिटेबल थी, इसलिए उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की थी। उन्हें भारत पर जिंदगी भर शासन करना था। वो सोच रहे थे हम कभी विफल नहीं होंगे, हमें लगातार शासन करते रहेंगे। इसी कारण से भारत को रेल, यातायात, डाक व्यवस्था, सड़कें, जितना प्रशासन, जो भी कुछ उन्होंने यहाँ पे बनाया था, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, वो अपने लिए किया था, ना कि हमारे लिए। रेल भी इसलिए बनाई थी ताकि उनकी जो सैनिक टुकड़ियां हैं वो जल्दी से वहां पहुंच सकें। दूसरा, यहां से कच्चा माल जल्दी से पोर्ट पहुंच सके, समय कम लगे। कहने का मतलब आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ नहीं था, वो जिंदगी भर यहाँ पे राज करने वाले थे, इसलिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की थी। इतनी सारी व्यवस्था देख करके नेहरू ने एक लाइन कही थी कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, कि इसके अंदर ब्रेक तो बहुत सारे लगे हुए हैं लेकिन इंजन नहीं है। ये जो व्यवस्था इन्होंने की है ना, जो अधिनियम बनाए हैं, इसमें ब्रेक तो बहुत सारे हैं इस गाड़ी में, लेकिन इंजन नहीं है जिसको खींचेगा। तो नेहरू ने लाइन कही थी, तो कहा जाता है कि नेहरू ने जो कहा कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी किसे कहा है, तो कहा है 1935 का भारत सरकार अधिनियम को कहा गया है। दूसरा, इसके बाद आया 1947 का भारत सरकार अधिनियम। कहने का मतलब जब हमें आजाद हुए 14 अगस्त 1947 की रात्रि 12 बजे के पश्चात हमें आजादी दे दी गई। दूसरा, इसके अंतर्गत एक कार्य हुआ कि भारत दो देशों में बट गया, दो हिस्सों में, एक पाकिस्तान और एक भारत, ठीक है ना। दूसरा, उस वक्त वायसराय कौन हुआ करते थे, तो उस वक्त जो वायसराय हुआ करते थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के अलग होने को। दरअसल इन्होंने ही लास्ट में ये किया था कि भारत और पाकिस्तान का जो अलग होना हुआ, तो लॉर्ड माउंटबेटन से वायसराय थे, उन्हीं के आदेश पे ये सीमा विवाद निपटाया गया कि यहाँ से यहाँ तक सीमा होगी। उन्होंने मिस्टर रेडक्लिफ को बुलाया और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये सीमा विवाद की बात हुई, ये बाद की बात है। पर ओवरऑल अंतिम था जो मतलब ये जो अधिनियम था 1947, ये अंतिम एक्ट था, अंतिम अधिनियम था जो अंग्रेजों द्वारा भारत देश पर लाया गया। उसके बाद से भारत स्वयं स्वतंत्र हुआ और उसके बाद इन्होंने अपना संविधान बनाया और उसके बाद भारत की प्रक्रिया, भारत के संवैधानिक तौर पे भारत देश अपने हिसाब से सुचारू रूप से चलने लगा 1950 के पश्चात, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान बनके तैयार हो गया और उसके बाद से हम अपने संविधान के अनुसार चल रहे हैं। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं थी, इसमें जो मैंने 2 वीडियोज बनाई हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है ताकि आप भारत के संवैधानिक विकास को सही से और क्रमबद्ध समझ सकें। तो क्रमबद्ध तरीके से मैंने आपको सारे अधिनियम बताए हैं। यूं तो बहुत कुछ अधिनियम्स में, पर जितना भी कुछ मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे अधिक नहीं आता एग्जाम्स में, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज आप इसे सही से पढ़िएगा। दूसरी जो वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप दोनों वीडियोस देखिए और आप भारत के संवैधानिक विकास को आराम से समझ पाएंगे। ये जितने भी वायसराय, इनके बारे में एक अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे भारत के जनरल, गवर्नर जनरल, वायसराय वगैरह जो भी कुछ होने हम सारे को पूरा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही था मेरे दोस्तों, और प्लीज मेरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, ताकि मैं आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देता रहूं दोस्तों, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।